और 8 पाकिस्तान जीती है। और अगर आप सिर्फ जोहानिसबर्ग की बात करें, जहां फर्स्ट T20 खेला जाएगा, वहां 3 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान और पाकिस्तान तीनों मैचेस हारी है। सो आप कैसे देख रहे हैं, जब स्टैट्स पाकिस्तान के फेवर में नहीं है तो आपको लगता है पाकिस्तान ये सीरीज जीतने में कामयाब होगी? स्टैट्स तो फेवर में तो है नहीं, लेकिन जिस तरह अभी सुनने को आया ना कि साउथ अफ्रीका की आधी स्क्वाड तो ऐसी फारिग हो गई हैं, तो पाकिस्तान अपना वाकई इसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स सोनो कार्ड लगा देंगे इसके ऊपर। तो हो सकता है कि इसमें अब मैचेस भी मेरे ख्याल में शायद 2 जोहानिसबर्ग में है और 2 सेंचुरियन में है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें स्क्वाड के हिसाब से, क्या इनके टॉप प्लेयर्स अगर जब नहीं अवेलेबल हैं, तो पाकिस्तान ये रैप अप कर सकता है जोहानिसबर्ग का रिकॉर्ड अपने फेवर की तरफ है। अगर 3-3 का रिकॉर्ड तो है, तो 2 तो ऐसे ही ले सकते हैं ये। डेयर आई से कि पाकिस्तान 4-0 भी हरा सकते हैं साउथ अफ्रीका को ओवरऑल, अगर इस सीरीज के मुताबिक हम देखें। ठीक है, आपको ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। अच्छा, काफी लोगों की इस पर काफी डिबेट भी हो रही है और काफी कंफ्यूजन हो रही है ओपनिंग स्लॉट के लिए। हमारे पास 4 बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो हमारे पास कप्तान हैं जो रेगुलरली पाकिस्तान के लिए ओपन कर चुके हैं काफी अरसा। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने रिसेंटली ओपन करके काफी ज्यादा रन्स किए हैं और ओपनिंग के अलावा उनकी कोई इतनी अच्छी पोजीशन बन भी नहीं रही टीम में। फिर फखर जमान है जो ओडीआई सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं और एज ओपनर 2 सेंचुरीज करके T20 स्क्वाड में शामिल हुए हैं। और फिर शर्जील खान हैं जो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस करके कमबैक कर रहे हैं टीम में कुछ 2.5 साल बाद। सो आपके ख्याल से कौन से 2 प्लेयर्स को ओपन करना चाहिए कल के मैच में? ऑनेस्टली फैजान, इस चीज़ में तो मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ मैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप जैसे अगर हम देखें, रिजवान की सक्सेस बहुत अच्छा रहा है टॉप ऑर्डर में, और रिजवान को आप देखें, आप सरफराज तो वैसे भी खिला रहे नहीं है, ठीक है, तो रिजवान आपका नंबर 1 कीपर बना हुआ है वैसे भी, तो आप उसको कहाँ खिलाएंगे? आप 4 के बाद तो नहीं खिला सकते ना उसको फिर। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोसिव ओपनर्स, तो आप दोनों फ़खर शर्जील को खिला दें, बाबर वन डाउन कर दें, रिजवान को फॉर्म में कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाबर भी ओपन करे और एक वन डाउन आ जाए, तो आप फ़खर को, बल्कि शर्जील या फ़खर में से आप एक कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली फैजान, अगर मैं बात देखूं मैं, तो फ़खर शर्जील को ऐसे ओपन करने चाहिए विद बाबर वन डाउन एंड रिजवान एट 4। ये मेरे ख्याल से बेट, या आप बेशक बाबर को एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं 4 में ले आने के लिए, ऑल्दो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन तो जो ये नंबर 4 पे ट्राई आपके करने में कोई बुरा मोहम्मद नहीं है। जो नंबर 4 पर आपके मोहम्मद हफीज खेलते हैं, आप उनको नंबर 5 पे भेज रहे हैं, इसका मतलब है? वो तो यही है ना सारा, अब जब आप 4 ओपनर्स की बात कर रहे हैं, हफीज भी एक तरफ से ओपनर भी था एक तरफ से तो ये तो आप 4-5 ओपनर्स की तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप एक चीज बात करें, आप या तो फखर और शर्जील को, उनमें से आप एक पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके टॉप 4 जो है ना, मैं मेरे ख्याल में बेस्ट ये है कि बाबर वन डाउन ही रहा है, आप हफीज को 4 में रखें, हैदर को 5 में रखें। आप फिर डिसाइड कर लें कि या तो फखर और रिजवान ओपनिंग कर लिए, या फिर रिजवान और शर्जील ओपनिंग कर लें, क्योंकि आप रिजवान को हटा भी नहीं सकते, ना आप उसको नीचे खिला सकते हैं। तो ये मेरे मेरे ख्याल में ख्याल से बेस्ट यही है। आप तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से शर्जील को नहीं खिलाना चाहिए, फखर और रिजवान से ओपन कराना चाहिए। नंबर 3 पर बाबर आने चाहिए, 4 पे हफीज आने चाहिए, 5 पे हैदर आने चाहिए, और फिर 6 पे हम ऑलराउंडर्स की तरफ जा सकते हैं जिसमें फहीम है और बाकी जितने भी स्क्वाड में अवेलेबल हैं नवाज भी ऑलराउंडर्स। आ जाता है इसमें। नवाज हैं, तो वो हमारी बॉलिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर हमारे पेसर्स आ सकते हैं। सो ये हमारी लाइनअप हो सकती है मेरे ख्याल से। और थोड़ी सी अगर हम आप सबको ये भी बताते चलें कि साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे बवूमा, वो स्क्वाड से निकल चुके हैं। पहले हमने देखा 5 खिलाड़ी ओडीआई स्क्वाड से आईपीएल के लिए चले गए थे, तो ये तकरीबन 6 से 7 प्लेयर्स हैं। वैंडर ड्रेसन भी आउट हो चुके हैं इंजरी के बायस। सो ये कोई 6 से 7 खिलाड़ी हैं जो इनकी टीम में नहीं होंगे और इनकी बिल्कुल एक नई टीम आएगी। और पाकिस्तान मशहूर है नए प्लेयर्स को मौका देने में, स्टार्स बनने में। सो मैं बिल्कुल भी इस सीरीज को लाइटली नहीं लेने को कहूंगा फैंस को भी और प्लेयर्स को भी, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है नई टीमों के सामने गेम दिलचस्प करने का और कुछ बार हारने का भी। और अगर आपसे मैं अनस थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से पूछ लूं, हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, उस पर भी हम आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आपके ख्याल से रेस्ट देना चाहिए, या आपको ख्याल से जब तक हम सीरीज जीत नहीं जाते तब तक उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए? तो आपको क्या लगता है उनकी
कंक्लूजन के हवाले से। यार आपकी बात वैसे इसमें बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये कि साउथ अफ्रीका को वैसे भी हल्का नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही मशहूर हैं कि जो नया बंदा सामने आता है हम उसको कह देते हैं लो भाई अपने डेब्यूट का टाइम अच्छा ले लो, अपना नाम बना लो ताकि आपको आगे के लिए रखे रहें। शाहीन को मेरे ख्याल में रेस्ट देने चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो उसको लगातार आप मैचेस खिला रहे हैं। आप न्यूजीलैंड टूर से सारे मैचेस आप खिला कर आ रहे हैं। आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज जो पाकिस्तान में हुई है वो सारे मैचेस खिला कर आ रहे हैं। अब तक जो पीएसएल के जितने भी मैचेस हो चुके थे वो सारे मैचेस खिला कर आ रहे हैं, और अभी 3 के 3 ओडीआई भी खिला दिए हैं ये। अब ये वर्कलोड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को देखने चाहिए कि आपका प्लेयर्स वर्कलोड में जो इस तरह अगर फंस जाते हैं तो फिर ये तो फिर वही बात हुई ना, फिर हमारे प्लेयर्स फिट क्यों नहीं रहते हो, फिर ये और वो फला फला चीज़ें, ये फिर वही बातें आ जाती हैं। शाहीन को तो बिल्कुल रेस्ट देनी चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट जिम्बाब्वे सीरीज। तो मोहम्मद वसीम को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं उसकी जगह, और आपके पास ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शन है तो आप वो क्यों नहीं ले सकते। तो आई एग्री जी कि शाहीन को रेस्ट करवा दें। जी, अगर हम पाकिस्तान के पेस अटैक की बात करें तो हमारे पास मौजूद हैं अरशद इकबाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोहम्मद वसीम हैं। सो अगर शाहीन शाह अफरीदी को हम नहीं भी खिलाते तो हमारे पास पेसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम स्पिनिंग ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास उस्मान कादिर हैं, मोहम्मद नवाज हैं और जाहिद महमूद हैं। और अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा था अपनी टॉप ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर आसिफ अली भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए हार्ड हिटिंग का रोल अदा करने के लिए, हैदर अली के बाद नंबर 5 पर। तो क्या आपको लगता है कि हमें आसिफ अली की तरफ जाना चाहिए या दानिश अजीज की तरफ जाना चाहिए? आसिफ अली का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि आसिफ अली में जितनी उम्मीद है पहले से लगा के रखी थी वो भी खत्म, वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। दानिश अजीज को बिल्कुल चांस देनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा हिटर पिक किया था और आप वनडे सीरीज वहां खिला रहे हैं जहां उनकी साउथ अफ्रीका की, आपकी पता है अटैक भी ऐसी है कि आप उसको क्या बोले बेचारे को, उसको आपने कहाँ डेब्यूट करा दिया है। तो मैं कहता हूँ इसको टी20 में चांस देनी चाहिए नंबर 6 में, बजाय कि आप आसिफ अली को देखी जाए, जो कि कंसिस्टेंट चांसेस के बावजूद भी वो अपने आप को प्रूफ नहीं करवा रहा है। अच्छा, इधर हम काफी T20 सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द ओडीआई सीरीज जो भी खत्म हुई है। और उस ओडीआई सीरीज में काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने। और साथ साथ हम अगर ओडीआई सुपर लीग की बात करें तो पाकिस्तान नंबर 2 पर आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में। और हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट है इंग्लैंड में, हमने वहाँ 3 ओडीआईस खेलने हैं और फिर हमने आगे जाकर बाकी सीरीज भी खेलनी है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलना है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है, जो अभी मैचेस शेड्यूल होने हैं। सो आपके आपके पास भी मेरे ख्याल से कुछ स्टैट्स हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बता दें। देखिए इंग्लैंड के लिहाज से अगर हम बात करें ना, बहुत बड़ी सीरीज होगी, क्योंकि हम लोग ने एक ही सीरीज इंग्लैंड में जीते हैं, और ये बड़ी मजे की बात है, जो फर्स्ट एवर वनडे सीरीज इंग्लैंड के साथ हुआ था वो 1974 में हुआ था, और उसके बाद से हम इंग्लैंड में सीरीज जीते नहीं है अपार्ट फ्रॉम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि वो एक टूर्नामेंट है वहां हम लोग ने डॉन किया हुआ है, और टी20 वर्ल्ड कप डॉन किया हुआ है इंग्लैंड के अंदर। लेकिन बायलैटरल सीरीज में हम एक ही बार इंग्लैंड से जीते हैं, और द पास्ट अगर हम 10 मैचेस देखें हम सिर्फ एक ही जीते होंगे इंग्लैंड से, बाकी 8 हम हार कर आ रहे हैं। 2010 की सीरीज में हमारे 3-2 रिकॉर्ड था, लेकिन 2016 और 2019 को मिलाते हुए अगर हम उन 10 मैचेस को देखें तो हम एक ही बस मैच जीते हैं। और जिस तरह ये वाली इंग्लैंड स्क्वाड है तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा बाबर और कंपनी के लिए। जी बिल्कुल। और इंग्लैंड की सीरीज में तो ये वाले भी इश्यूज नहीं होंगे कि प्लेयर्स आईपीएल के लिए चले गए हैं, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। और इंग्लैंड अपने घर पर हमेशा ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड होती है, और जो रूट से लेके जॉस बटलर तक सारे ही फॉर्म में होते हैं। सो इंग्लैंड की सीरीज हमेशा टफ होती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ ऑलमोस्ट हर साल ही अब सीरीज खेल रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है। हम इंडिया से तो खेल नहीं सकते, एटलीस्ट हमें कुछ क्वालिटी साइड से खेलने को ज्यादा मौका मिलता है। और अगर हम वापस चलें T20 सीरीज की तरफ, तो आपने तो वैसे 4-0 प्रिडिक्ट कर ही दिया है, बट क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त मौजूद है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? 4-0 का मैंने प्रॉपर प्रिडिक्ट किया नहीं है, मैं अभी भी 3-1 पे चलता हूँ ऑनेस्टली। मैं कह रहा हूँ 4-0 पॉसिबल है। दो बंदे हैं एक्चुअली जो जिनसे इम्प्रेस होने की बात करें, एक तो है वान मोल्डर, इनका बॉलिंग ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का, वो अच्छा बॉलर है, उनकी पेस भी अच्छी है ये, और पीछे से हिटिंग भी अच्छी कर जाते हैं ये। तो एक तो ये ट्रबल कर सकते हैं पाकिस्तान को, अपनी जिस तरह पेस है उनकी।
और हमें पता है ये कि हम लोग वैसे भी ऑलराउंडर्स को बहुत बड़े खिलाड़ी उनको बना देते हैं ये। दूसरा जो है, मैं एक्चुअली जाना था इसके ऊपर, हेंड्रिक्स के ऊपर, हेंड्रिक्स और ड्वेन पेट्रोरियस के ऊपर, लेकिन वो तो सीरीज तो खैर बाहर हो गए हैं। लेकिन ये जो अभी जो इनके रिसेंटली आए हैं ये डैरियन डुपेविलियन, मेरे ख्याल में सिर्फ फास्ट बॉलर है वो भी। अ, और हम तो वैसे भी हम स्ट्रगल करके आए इनकी ऐसी क्वालिटी बेसिस के ऊपर, स्पेशली जो हम जिनका हम पता नहीं है। जैसे हमने अगर T20 में देख लें, न्यूजीलैंड के फर्स्ट T20 में जो इनका फास्ट बॉलर आया था, अब तो मैं नाम ही भूल गया हूँ वो जिस तरह उसने इतना ट्रबल किया था, अब ये वैसे भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ट्रबल करेंगे वो इनके साउथ अफ्रीका के नए पेस बॉलर्स जो होंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों हैं, ये बॉलिंग ऑलराउंडर मुल्डर और ये जो डुपेविलियन है, ये दोनों मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तंग करेंगे पाकिस्तान को इन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। सही है। और अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैचेस के हवाले से और ओपनिंग स्लॉट के हवाले से बात कर रहे थे, तो ग्रीन टीम पर हमने एक पोल भी लगाया हुआ है। और अगर हम उसके थोड़े से देख लें इस वक्त क्या सिचुएशन है, सो उसमें मैंने अपना वोट दिया है रिजवान फखर को। सो देखने में यही आ रहा है कि पॉपुलर लोगों का जो वो है, वो चाह रहे हैं फखर और शर्जील का जो एक्सप्लोसिव पेयर है वो ही खेले। और उसमें अब ये देखना होगा कि रिजवान और बाबर और हफीज को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। या तो हम हफीज को नंबर 5 पे ले जाएं तो वो अलग बात है, बट जो पॉपुलर चॉइस है वो यही है कि फखर और शर्जील को लोग देखना चाह रहे हैं। सो मेरा अगर आप पर्सनली अनस पूछें तो मैं शर्जील को नहीं देखना चाहता, बिकॉज एक तो प्राइमरी वजह ये है कि वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। फखर जमान पे भी यही क्रिटिसिज्म होता था कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, बट फखर फिर भी किसी हद तक रिलायबल रहे हैं, उनकी एवरेजेस अच्छी थी। बट शर्जील पे आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिटनेस के हवाले से भी देखा जाए तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिम एट ऑल। तो आप कैसे देखते हैं अगर शर्जील खान को, अगर हम एज अ क्रिकेटर इंडिविजुअली देखें, अभी ओपनिंग स्लॉट को साइड पर रखकर देखें? वैसे ये बड़े सॉलिड क्वेश्चन की है। अगर हम फॉर्म की बात करें फ़खर शर्जील की, मैं अभी शर्जील पे एक मिनट आता हूँ मैं। फ़खर का वैसे भी ऑनेस्टली वो भी सेम ही है, कंसिस्टेंट नहीं रहे T20 के लिहाज से। अगर उनकी 15 या 20 इनिंग्स निकाल के देख लें, कोई खास नहीं रही उनकी भी है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें शर्जील और फ़खर की, तो बेसिकली अगर सेम ही कह सकते हैं। लेकिन शर्जील मेरे ख्याल में फिर भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि क्या होता है, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि मैं फ़खर और शर्जील को भी ज़रा एक बार देख लूँ एक साथ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप वो और स्कूल आप वो शर्जील स्कूल ऑफ थॉट जी, से तो नहीं बिलोंग करते जो ये भी कहती थी कि शायद अफरीदी को ओपन करना चाहिए? वो तो मैं अभी भी कहता हूँ अच्छा, शर्जील के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर यूनिस खान ने जो अपनी दिखाई थी ना, एक जो पिक्चर हमने रिसेंटली देखी थी, मेरे ख्याल में तकरीबन 3 वीक्स अगो, शर्जील यूनिस खान ने शर्जील को अपने उनको कह रहे थे कि कैरी मुझे करके लेके जाओ। उसके लिए कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी या क्या थी, इस तरह। ये मेरे ख्याल में अगर शर्जील इसी तरह कंटिन्यू करे तो अपनी फिटनेस तो फिट कर सकते हैं अपने आप को इस पे। शर्जील वैसे भी फिटनेस का कंसर्न है, वैसे फिटनेस हमें देखने चाहिए, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ये फिटनेस देखती नहीं है। ये फिर आगे से फिर हम फैंस क्वेश्चन करते हैं कि ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और ये प्लेयर्स को खुद एक देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शर्जील को अपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि अपनी फिटनेस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान रखें। और जैसे कि हमने मिक्की आउथर के तौर पे देखा था, जिस तरह उमर अकमल को फारिग कर दिया था कि फिटनेस नहीं है, और यहाँ भी हम मोहम्मद वसीम की अगर हम बात सुने तो कहते हैं हारिस सुहेल के भी एक फिटनेस इशू है। तो सेम चीज़ हम शर्जील के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि फिटनेस अपनी ज़रा रखो अगर टीम में रहना है। परफॉर्मेंस तो अलग अच्छा। बात है ये। तो अच्छा, इधर मैं यही आपसे एक क्विक क्वेश्चन फिटनेस पूछना करते चाहूंगा। हैं। वक्त कम है इसलिए मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फहीम अशरफ को साइड पर रख के आप कौन से 3 पेसर्स खिला रहे हैं कल के मैच में? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। नंबर 1 हारिस रऊफ, नंबर 2 हसन अली, फिर हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी, फिर हसनैन हैं, फिर अरशद इकबाल हैं और मोहम्मद वसीम हैं। सो इन सब बॉलर्स में कौन से 3 बॉलर्स आपकी फर्स्ट चॉइस हैं कल के मैच में? हसन तो मेरा अभी भी पिक है, क्योंकि हसन अली अभी रिसेंट जिस हसन फॉर्म से अली आ हो रहे गए। हैं, वो तो एक तो हमारे ये हो गए। मैं चाह रहा हूँ अरशद खान को मैं देखूं। मैं अरशद अरशद खान अगर इकबाल। आ जाए तो बहुत अच्छा है। यस सॉरी, अरशद इकबाल वो आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी प्रॉमिसिंग टैलेंट निकले हैं, कराची किंग्स से बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। और आखिरी मोहम्मद वसीम आपने बोला है? जी।
हाँ, मोहम्मद वसीम को भी मैं देखना चाहूँ। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यंग पेसर्स खेलें, तो आप ताकि तो कुछ उनको ज्यादा ऐसी यंग साइड खिलाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, मतलब आप कह रहे हैं हसन अली, अरशद इकबाल और मोहम्मद वसीम के साथ फिर स्पिन ऑप्शन में कौन होंगे आपके लिए? स्पिन ऑप्शन आपके तो वही होंगे ना, फिर नवाज और उस्मान कादिर तो आपकी ये स्पिनर्स के ऑप्शन और में रह फहीम जाएंगे। अशरफ हो जाएंगे सिक्स बॉलर। जी, ठीक है, तो फ़हीम अशरफ और हसन अली, चलो ठीक है। अगर हम एक्सपीरियंस की अगर तौर पे बात करें, तो मैं हारिस राउफ को तो फिर भी रख लेता हूँ सॉरी, ये अरशद इकबाल की जगह पे, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म तो होनी चाहिए ना। तो अदरवाइज़ मैं, मेरे जो ख़्याल है, आपके पास ऑलरेडी एक 4 एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 2 स्पिन में, 2 फास्ट में, तो व्हाई नॉट वी ट्राई 2 न्यू यंग गन्स इन द साइड। और आप फहीम अशरफ की तरफ जाएंगे या दानिश अजीज की तरफ जाएंगे फॉर नंबर 6? गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक तरफ आपको वैसे भी बॉलिंग मिल अगर रही है, एक तरफ पे आपको हिटिंग मिल रही है। देखें देखें बॉलर तो देखें हमारे फैजान, 5 अगर हो गए, 3 पेसर 2 स्पिनर हो गए हैं। अब फहीम अशरफ 6 थे, या दूसरी तरफ बैटिंग की ऑप्शन है। सो T20 में आपको ज्यादा बॉलर्स भी चाहिए होते हैं और ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो हिटिंग भी कर सकें। तो फहीम अशरफ ने रिसेंटली परफॉर्म नहीं किया, बट अभी हमने साउथ अफ्रीका में की सीरीज में देखा था कि उन्होंने बैट से भी परफॉर्म किया था। उससे पहले न्यूजीलैंड में भी थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था। सो फहीम अशरफ और दानिश अजीज। आई से दानिश अजीज, क्योंकि आपके पास मोहम्मद हफीज भी एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में है, और अगर आप उनको, हम सिक्स बॉलर्स की बात करें ना, मैं पर्सनली सिक्स बॉलर्स ही व्यू देखता हूँ मैं, कि सिक्स बॉलर होनी चाहिए, सिक्स बॉलर हमारे पास। तो थ्री स्पिनर्स वैसे हो जाएंगे, और वैसे थ्री अगर स्पिनर्स आप थ्री फास्ट जाते हैं। मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मैं 2 स्पिनर में से एक स्पिनर खिलाऊंगा। क्या यही यही मैं एग्जैक्टली इसी में ही आ रहा था अभी मैं। मैं फहीम अशरफ को हर सूरत खिलाऊंगा एज अ फोर्थ पेसर, और मैं साथ में स्पिनर एक रख लूंगा, और फिर हफीज और दानिश को भी मैं यूज कर सकता हूँ 1-2 ओवर्स के लिए। मैं अभी इसी पे ही आ रहा था, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और अगर मैं स्पिनर को अगर एक्सक्लूड करूं, तो ऑनेस्टली मोहम्मद नवाज ने तो इतना अच्छा तो परफॉर्म किया है, लेकिन मैं मोहम्मद नवाज को इस लिहाज से मैं निकालूंगा, उस्मान कादिर को रखूंगा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव लेग स्पिनर हमेशा एक अटैकिंग ऑप्शन रहते हैं। तो इट वुड बी नाइस कि अगर हम हफीज और उस्मान को स्पिन ऑप्शन में इस्तेमाल करें, और फ़हीम अशरफ की जो बैक ऑफ द लैंड बॉलिंग होती है ना, वो डिफिकल्ट होती है करवाने के लिए ये। एंड आई बिलीव कि फ़हीम अशरफ का इतने ज़्यादा ना पेस तो है नहीं, लेकिन वो हमेशा एक्सलेंट रहे, स्पेशली न्यूजीलैंड टूर में। इतना छोटा जिनका जो उनका ग्राउंड है, लेकिन उनकी इकनॉमी बहुत बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं, तो फ़हीम अशरफ को ज़रूर खेलने चाहिए ऐसे बॉलिंग तौर पे। तो बैटिंग आहिस्ता आहिस्ता फिर भी उनकी हो जाएगी, जिस तरह वो भी अपने रिसेंटली टेस्ट के अंदर किए, तो T20 में भी आराम से हो जाएगी इनकी ये। तो टाइम लगता है बस सेटल होने। ठीक है, बिल्कुल सही। और मोहम्मद नवाज के साथ जाती हो जाएगी क्योंकि उनका ससुराल साउथ अफ्रीका में है। सो वो अपने घर में खेल नहीं सकेंगे। तो इसी नोट के साथ उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पहला T20 जीत जाए और बाबर आजम भी अपने जितने रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो सीरीज में बना लें, क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए उनको थोड़े से ही फासले और रन की जरूरत है। साथ में आपको ये भी बताते चले, कल मोहम्मद हफीज का 100 T20 इंटरनेशनल मैच है और उनको 13 रन चाहिए शुएब मलिक से आगे निकलने में, और वो पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर बन जाएंगे। और तकरीबन उनको 24 रन चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू बिकम फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर इन T20 इंटरनेशनल्स। और फिर उनके बाद सिर्फ 3 प्लेयर्स रह जाएंगे, जिसमें डेविड वार्नर, विराट कोहली और रोहित शर्मा रह जाएंगे। सो वैसे फैजान, मोहम्मद हफीज T20 के एक ग्रेट बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बन चुके हैं, बनते क्या जा रहे हैं। इसी के साथ अनस आप भी आखिरी अपना एक रिमार्क दे दें, फिर हम इस शो का एंड करते हैं। बस रिमार्क देना, वो भी हफीज के ऊपर। शोएब मालिक और हफीज अभी भी मेरे ख्याल में लीडिंग रन स्कोरर टाई में है। बस फर्क ये है कि हफीज ने कम मैचेस खेले मलिक साहब से। और बस आपसे एक चीज पूछनी है, आपकी हफीज की फेवरेट इनिंग्स कौन सी है ये T20s में? अगर आप बात करें तो हफीज की इनिंग्स के तो बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आती हैं फेवरेट T20 इनिंग्स मेरी। अगर आप एक पूछें तो उन्होंने रिसेंटली एक 98 नॉट आउट किया था, आई गेस 99 नॉट आउट था शायद। वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। और वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो T20 क्रिकेट में तो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस सारी मुझे वर्ल्ड T20 में अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी अच्छी की हुई हैं। मोहम्मद हफीज का करियर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे सामने ही पहले दिन से आखिरी दिन तक था। ये बहुत मुश्किल है, मुझे सारे मैचेस को एवेल्युएट करना पड़ेगा। आपने MCQ पूछ लिया मुझसे कि सारे ऑप्शन ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। इस पर बताना बहुत मुश्किल है, तो मैं डिप्लोमेटिक आंसर की तरफ ही जाऊंगा। इसी के साथ जितने भी सुनने वाले हैं उन सबका शुक्रिया, और आप ग्रीन टीम फॉलो करते रहें। कल हमारे मैच के अपडेट्स भी आएंगी, स्टैट्स भी आएंगे,
और आप फॉलो करते रहें ग्रीन टीम और ग्रीन टीम इंस्टाग्राम भी, और आप ये एपिसोड यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।